हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे यू शुड बी एबल टू नो कि आपको पता हो कि किस कोमोबिडिटी के साथ हाइपरटेंशन है, तो उसमें कौन सी ड्रग यूज करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए तो बहुत सारी ड्रग ग्रुप्स हैं आपके पास। you've got diuretics, ACE, ARBs, calcium blockers, ठीक है। लेकिन for example if patient has hypertension and he has heart failure, then uh, आपकी चॉइस हो ACE, ARBs, aldosterone antagonist, diuretics। एंड और आप देख सकते हैं कि all of these drugs, the common thing about all of these drugs is कि they decrease or inhibit cardiac remodeling. Secondly, they increase the they overall survival, increase the overall survival, or in other words they decrease mortality। ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्शियसली यूज्ड। ठीक है, और शॉक में नहीं देने। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर निप्रिलिसन इनहिबिटर्स, सैक्यूबिट्रिल। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर्स भी लिख सकते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स। इस तरह सैक्यूबिट्रिल, ऑल ऑफ दीज ड्रग्स दे इनहिबिट कार्डियक रिमॉडलिंग एंड इंक्रीज द सर्वाइवल रेट। एक और भी कॉम्बिनेशन होता है, चलें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अगर हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटोस हो, ऑलवेज गिव एस ARBs फर्स्ट चॉइस। एस ARBs बिकॉज एस ARBs दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एस ARBs, we will discuss about these in greater detail in the renal section. They actually decrease proteinuria. Okay, that is why they are the preferred choice in patient with hypertension and diabetes. फिर अगर patient has hypertension and asthma, then avoid beta blockers because beta blockers can worsen asthma, and also avoid ACE because ACE can cause cough, और आपको confusion होगी, you get confused either the cough is because of the drug or it is due to asthma related cough। तो इसलिए avoid cough, तो better choice are ARBs and calcium blockers। फिर this is very important examination, hypertension in pregnancy। So there are 4 drugs and the mnemonic is new moms love hugs। निफेडिपिन, मिथाइलोपाल, एबिटालोल, हाइड्रोजन। बड़ा सीधा साधा सवाल आएगा, प्रेग्नेंट वुमन है, हाइपरटेंशन है, यू विल गिवन द ऑप्शंस और उसमें से एक इनमें से होगी। तो आपको बस ये जस्ट मेमोराइज देम, द 4 drugs, न्यू मॉम्स लव हग्स। फिर ये यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, हम इसको डिस्कस करते हैं बिकॉज इसी के ऊपर बाकी की सारी डिपेंड कर रही है फार्माकोलॉजी। तो ये देखें आप, दिस इज मायोसिन। ये एक्चुअली एक उन्होंने सेक्शन लिया हुआ है, अ सेल, दिस इज अ सेल। ठीक है, अ, और दिस दिस इज अ मायोसाइट। ठीक है, इन योर ब्लड वेसल। तो यू हैव मायोसिन इन हियर। मायोसिन फॉस्फोरिलेटेड है जब इट causes contraction। ठीक है, एंड व्हेन इट इज डीफॉस्फोरिलेटेड देन इट इज रिलैक्स। तो पहले तो ये आपने बात कर ली डिसाइड। तो अब हम डिफरेंट चेक करते हैं डिफरेंट जगहों पे क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स, ओपन हुई कैल्शियम आता है, कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, it activates myosin light chain kinase। Myosin light chain kinase causes phosphorylation of myosin and causes contraction। So if we give calcium channel blockers, amlodipine, clevidipine, all of these, उससे क्या होगा, ये इनहिबिट हो जाएगा, कैल्शियम वोंट एंटर, कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, उससे कंट्रैक्शन नहीं होगी, दैट विल कॉज रिलैक्सेशन एंड दैट विल हेल्प लोअर डाउन द ब्लड प्रेशर। तो एक मैकेनिज्म, तो ये तो सारा मैकेनिज्म एक्सप्लेन हो गया कैल्शियम ब्लॉकर्स का। देन देन देयर आर सम अदर ग्रुप्स, वो कैसे काम कर रहे हैं। अ, अब ये कुछ ये वाले ड्रग्स हैं, एपिनेफ्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
prostacyclins, adenosine, all of these are acting through GS protein. अब GS protein क्या करती है? It activates adenylate cyclase. ठीक है, adenylate cyclase क्या करता है? It increases the conversion of ATP to CAMP. CAMP in return activates protein kinase A. ठीक है, एंड प्रोटीन काइनेज ए आगे से एक्टिवेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, विच कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एंड व्हाट अदर जॉब प्रोटीन काइनेज इज डूइंग, ये हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ फिजियोलॉजी. इट इनहिबिट्स फॉस्फोलैम्बान. दिस इज फॉस्फोलैम्बान. फॉस्फोलैम्बान. फॉस्फोलैम्बान क्या करती है? इट इनहिबिट्स सरका, एंड सरका का काम होता है कैल्शियम स्टोर करना. And the more calcium is stored, the more contraction will occur. So, and phospholamban is inhibiting SERCA, so it is inhibiting contraction. So, if we inhibit phospholamban, then we are actually activating SERCA. तो ये वो सारा वो ये वाला मैकेनिज्म है. फिर यहाँ पे दो हैं आपको नजर आ रही है, पीडीई फोस्फोडाइएस्ट्रेज. देयर आर टू फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम्स. वन इज पीडीई 3, वन इज पीडीई 5. तो ये बड़ा एग्जामिनर्स को पसंद. They often like to test you on the numbers, the PDE3, the PD5. So remember, PDE phosphodiesterase is actually converting CAMP back to AMP. So if we inhibit PDE3, we increase CAMP levels and we increase contraction. So milrinone, this is how milrinone works. Milrinone is a PDE3 inhibitor. PDE3 inhibit करेगी, उससे CAMP बढ़ जाएगा, उससे contraction बढ़ जाएगी. ठीक है, एंड फिर बात और दूसरी हमारे पास PDE5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल. दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये क्या करती है? इट इज PDE5 is actually inhibiting, it is converting cyclic guanylate, cyclic GMP to simple GMP. And cyclic GMP आगे क्या करता है? It activates myosin light chain phosphatase, which causes relaxation. So if we inhibit PDE5, we actually increase CGMP levels, and that causes more relaxation. And the more relaxation, matlab there is vasodilation of the vessels, and that helps to treat erectile dysfunction. इसलिए we do not give PDE5 inhibitors with nitrates, because nitrates also doing the same thing. They are activating guanylate cyclase through some other mechanism. उनका मैकेनिज्म फर्क है. नाइट्रेट्स एक्चुअली रिलीज an NO, and NO then causes activation of guanylate cyclase and increase CGMP. उससे भी रिलैक्सेशन होती है. तो दोनों एक घटे जब दे देंगे, देयर विल बी एक्सट्रीम हाइपोटेंशन. ठीक है, which can be fatal. So do not give sildenafil and nitrates together. Also do not give nitrates and beta blockers together. Sildenafil and beta blockers together. So you see, you should be careful when combining drugs, क्योंकि उनका their action can be additive. ठीक है, उसके अलावा क्या हो रहा है? what other stuff is going on in here? फिर इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ से. ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ये GQ से कौन से ऐड कर रहे हैं. रिमेंबर, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन अल्फा से ऐड करके दे. यू रिमेंबर कि अल्फा इज GQ लिंक्ड, तो उससे IP3 एक्टिवेट होता है. ठीक है, एंड दैट कॉजेज सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम, एंड दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर देखें, ऑल ऑफ दीज स्पेशली सेरोटोनिन, हिस्टामिन, साइटोकिनिन, ब्रेडिकाइनिन, ये क्या कर रही हैं कि दे are acting on their receptors, and they are increasing NO production from arginine or nitric oxide. That is ultimately going to cause increased guanylate cyclase activity and increase CGMP and increase relaxation.
तो you see all of these substances, they are released in anaphylaxis, एनाफिलैक्सिस में रिलीज होते हैं और सेप्सिस के अंदर रिलीज होते हैं. So the cause of vasodilation in both of these is through this pathway. ठीक है. Next we have ANP and BNP. Remember these act through G proteins. ये वहां पे लिखा हुआ है in the physiology portion. So they have their own G protein linked receptor. So they also cause vasodilation by increasing CGMP levels. तो ये सारी, this is a complete summary of the mechanism at the subcellular level. तो सारी signaling ऐसे होती है. ठीक है. Now starting off with calcium channel blockers. मैंने आपको बताया था कि there are two groups, dihydropyridines and non-dihydropyridines. ठीक है. तो there are different examples: amlodipine, clevidipine, nicardipine, nifedipine, nifedipine. All of these are dihydropyridines. And diltiazem and verapamil, these are non-dihydropyridines. They act on the heart. ठीक है. तो mechanism हमने देख लिया. They block the L type calcium channels, so they decrease the muscle contractility. ठीक है. अब vascular smooth muscle पे nifedipine has greater activity, amlodipine equal to nifedipine. This is not that important. ये आप सबको पता हो कि vascular नॉन डायहाइड्रो की किस पे ज्यादा एक्शन है और डायहाइड्रो का किस पे ज्यादा एक्शन है. Adverse effects are very commonly asked, especially for the non-dihydropyridine. Hyperprolactinemia रहती है verapamil. So this can cause gynecomastia. Okay, gynecomastia. Other drugs that can cause gynecomastia आपको पता हो, spironolactone, fluconazole antifungal, fluconazole. ठीक है. Finasteride anti-androgen, finasteride. So these drugs can cause, so similarly verapamil, all these drugs can cause. Cimetidine, yes, cimetidine, I remember it is, I think, H2 receptor blocker, right, Dr. Zainab? Cimetidine is used for the treatment of peptic ulcer disease. Yes, used for the treatment of peptic ulcer disease, cimetidine. ठीक है. तो these, all of these drugs can cause gyneco. तो ये मोटिवेट ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए: spironolactone, fluconazole, finasteride, verapamil, cimetidine. ठीक है. Thank you for the input, Dr. Zainab. Appreciated. So another commonly asked side effect for non-hydropyridine, constipation कराती है verapamil. And for the dihydropyridines, common are peripheral edema, flushing, dizziness. Now coming to the uses. These can be used to treat hypertension, angina, ठीक है, vasospastic especially, Raynaud phenomena. I recently came across a patient of Raynaud phenomena. It was very interesting. So can use in the treatment of Raynaud phenomena. One important, very, very, very important use, clinical correlate with the CNS. Subarachnoid hemorrhage में nimodipine has great role, because in subarachnoid hemorrhage there is hemorrhage. ठीक है. For example, if this is the brain and here hemorrhage occurs. ठीक है. Now, in order to control this hemorrhage, body automatically causes hemostasis. ठीक है. और आपको पता है hemostasis, the first mechanism hemostasis is vasoconstriction. But this vasoconstriction is so severe that it can cause further ischemia. So in order to prevent this cerebral vasospasm in patient with subarachnoid hemorrhage, nimodipine has got great role. So remember, this is very, 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 very important. This is like very important. ठीक है. Then nicardipine, clevidipine, these can be used for hypertensive urgency or emergency. और drugs भी हैं, हम आगे discuss करेंगे. And non-dihydropyridines used in hypertension, angina, AFib, flutter.
ठीक है, बट इंपॉर्टेंट कॉजेज आपको मैंने बता दिए, एंजाइना, रेनॉल्ड्स एंड द subarachnoid hemorrhage. These are important causes. Next, hydralazine. Now, the important thing about hydralazine is the adverse effect. It can cause lupus, drug-induced lupus. And how do you differentiate between SLE and drug-induced lupus? Okay. You can either identify it clinically or you can identify it by serology. So yes, Dr. Zainab, you're correct. And Dr. Doctor, you're also correct that in lupus, drug-induced lupus, you would find antihistone antibodies. Okay, antihistone antibodies, and you won't find renal involvement here. Renal involvement is something characteristic for SLE, renal involvement. ठीक है, तो coming back, hydralazine uh, increases CGMP levels. So this is how it causes relaxation. और ये arteries की करवाती है ज़्यादा, reduces afterload. So ये safe to use in pregnancy. और याद रखें 4 drugs, new mom love hugs. ठीक है, तो इसमें hugs H stands for hydralazine. The important adverse effect मैंने आपको बता दिया, that is drug induced lupus. So it is frequently co-administered by with the beta blocker to prevent reflex tachycardia. ये नीचे एक टेबल आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे. Most of the vasodilators they cause reflex tachycardia, so give beta blocker along. Beta blocker साथ ही नहीं है. फिर drugs for hypertensive emergency वो कौन सी हैं? Nitroprusside, phenoldiazepam. Others are labetalol, phenoldiazepam. ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड का क्या है कि दे इंक्रीज सीजीबीएम लेवल्स, देयर डायरेक्ट रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, बट दे कैन कॉज साइनाइड पॉइजनिंग बिकॉज दे रिलीज साइनाइड. ठीक है, एंड फिनोल्डोपैम दे एक्ट ऑन डोपामाइन रिसेप्टर्स. तो दिस इज हाउ दे वर्क. When nitrates, nitroglycerin, isosorbide dinitrate. हाँ ये था. If you combine isosorbide dinitrate with hydralazine, then this combination is often used to treat patients of uh, this combination decreases cardiac remodeling, and it decreases overall mortality. Isosorbide dinitrate plus hydralazine. ठीक है, overall mortality. So income mechanism, we've just read it. They release NO, and that increases CGMP levels. ठीक है, use angina, acute coronary syndrome, pulmonary edema. Now, pulmonary edema में you should be knowing which drugs you can use in pulmonary edema. Remember, you can use nitrates, you use furosemide, and use morphine. तो remember the 3 drugs used to treat pulmonary edema. ठीक है, लेकिन इसका adverse effect है बहुत important, that is Monday disease, and that is due to tolerance. Basically nitrates क्या करते हैं? They cause these symptoms of headache, dizziness, ठीक है, flushing, headache, hypotension. So Monday disease was actually discovered in factory workers. ठीक है, especially those factories which dealt with substances that include nitric oxide. ठीक है, तो ये जो काम वाले थे ना, ये वर्कर्स थे, they used to go on Mondays and they had these symptoms: Monday, Tuesday, Wednesday, and
as the days of the weekend passed, जैसे जैसे दिन गुजरते थे, their symptoms they alleviated, symptoms were gone. And जब आता था weekend, जब आता था, the Saturday Sunday, they went home, they went back to home. And ये symptoms पता है क्यों कम हो रहे थे? That was due to tolerance, development of tolerance. Because हर रोज exposure Monday को, Tuesday को, Wednesday को, Thursday को, Friday को, लेकिन weekend पे वो घर जाते थे, and this tolerance जो है ये खत्म हो जाती थी, and then they used to come back on Mondays, and again they used to have the symptoms upon re-exposure. So this is called Monday disease. So this is the reason that whenever we prescribe nitrates, we use a term called drug holiday. Drug holiday. We tell the patients to skip your medication after every 3 days or maybe 2 days. ताकि there is no development of tolerance, because when there is development of tolerance, there is no action. The drugs doesn't produce action. So in order to prevent this drug tolerance, we tell the patient to skip drugs only. तो ये important concept है. It is tested in your exams. ठीक है. Important contraindications of nitrates, very important, मैंने discuss किए हैं throughout the lectures. Right ventricular infarction. Never give nitrates in right ventricular infarction. Instead, we may need to give fluids. And right ventricular infarction is the only type of infarction in which you can give fluids. ठीक है. Hypertrophic cardiomyopathy, because hypertrophic cardiomyopathy is worsened by decreasing the afterload and preload. So instead, we give beta blockers and calcium channel blockers so that the end diastolic volume is improved and the condition itself is improved. And lastly, concurrent PDE5 inhibitor use. We have maybe discussed here that do not give nitrates plus sildenafil together. So they can cause extreme hypertension and that can be fatal. ठीक है. Lastly, ये डिस्कस कर लेते हैं एंटी एंजाइनल थेरेपी. It's very easy. Wait a minute. तो एंटी एंजाइनल थेरेपी के दो गोल्स हैं. एंजाइना, the pain of ischemia in the heart, that is either due to decreased blood flow or due to increased workload. ठीक है. तो the aim of angina therapy is either to increase the blood flow or to decrease the workload. ठीक है. तो we have 3 drugs यहाँ पे. 2 drugs हैं, nitrates, beta blockers and nitrates plus beta blockers. तो let's see कि किस पे क्या फर्क पड़ता है. तो first you give nitrates. आपको पता है nitrates is going to cause vasodilation. That will decrease the end diastolic volume because it will decrease the venous return. तो decreased. But उससे क्या होगा? There will be reflex response in activation of baroreceptors and reflex increased contractility and increased heart rate. This can actually worsen these effects of nitrates can actually worsen the angina. ठीक है. So the ejection time is decreased. And what else is changing? Blood pressure is decreased. ठीक है. तो ये नाइट्रेट्स अगर आपने अकेले सिर्फ नाइट्रेट्स दिए, ठीक है. And this is myocardial oxygen consumption. This can actually increase. ठीक है. This can actually increase because of the reflex increase of contractility and heart rate. So this can actually increase MVO2 oxygen consumption, and that can worsen the angina. ठीक है. That can worsen the angina due to reflex response. अगर आप बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स they actually increase end diastolic volume because beta blockers will slow down the heart rate. Heart will spend more time in diastole and more blood will fill in the diastole. तो उससे क्या होगा? blood pressure would be decreased slightly.
कंट्रैक्टिलिटी कम होगी, हार्ट रेट कम होगा, एंड इजेक्शन टाइम भी कम होगा बिकॉज यू हैव डिक्रीज द हार्ट रेट, एंड जो O2 कंजम्पशन है हार्ट की वो भी कम होगी। तो अगर आप ये दोनों मिला के दें तो ये जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है ये दे विल बी नो इफेक्ट, ये बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो इसलिए दीज कैन बी गिवन टुगेदर ताकि ये जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है नाइट्रेट्स का ये कैंसल आउट हो जाए। ठीक है। Lastly, we've got two more drugs, sacubitril and ranolazine. ये इंशाल्लाह हम फिर कल ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर today's lecture. ठीक है। Thank you for joining. Inshallah, we will finish CVS tomorrow.